हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्विज फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। आज की क्लास हम शुरू करें स्टूडेंट, उसके पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूं कि यार सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का आज हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास आपकी बहुत छोटी सी क्लास रहने वाली है। आप बस सब्र रख करके इस क्लास का आनंद लीजिए और लैंगिक जनन का केवल बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। वैसे स्टूडेंट्स, ये चैप्टर फर्स्ट जो है अब आपके समापन की ओर बढ़ रहा है। मुश्किल से 3 या 4 क्लासें आपकी ओर लगने वाली है जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज लैंगिक जनन का हम केवल कॉन्सेप्ट ही समझेंगे, आगे की बातें नेक्स्ट क्लासों में होगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या समझना है। पहली बात तो परिभाषा। परिभाषा में कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि पाठ की शुरुआत में ही हम परिभाषा डिस्कस कर चुके हैं। क्या परिभाषा बनेगी लैंगिक जनन की? हमने परिभाषा लैंगिक जनन की बनाई थी कि नर युग्मक व मादा युग्मकों के संलयन अर्थात निषेचन के फलस्वरूप होने वाला जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। यही बात है ना? यानी एक नर है, क्या है? एक नर है और इस नर में क्या है? इस नर में नर युग्मक है। और एक मादा है, मादा में क्या है? मादा युग्मक है। अब इन दोनों का निषेचन होगा और निषेचन होने के फलस्वरूप युग्मनज बनेगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूं आपसे और आपको ये बातें याद भी है। यही कंसेप्ट है और इस युग्मनज का लगातार वृद्धि होता जाएगा, संतति उत्पन्न होगी। तो बेसिक कंसेप्ट लैंगिक जनन का यही होता है कि परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा सीधी सीधी परिभाषा बन जाती है कि नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन अर्थात निषेचन के फलस्वरूप होने वाला जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। यह तो हो गई परिभाषा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक तो आपको। अब आगे बात करते हैं लैंगिक जनन की। बेसिक बेसिक बातें हम यहां पर सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। बेसिक बेसिक बातें। मैंने क्या कहा आपसे? कल आप लैंगिकता पढ़कर आए। कल की क्लास को ध्यान में लाइए। कल आप लैंगिकता पढ़कर आए तो लैंगिकता में आपने देखा कि जनरली सामान्यतः अगर कुछ अपवाद छोड़ दें तो सामान्यतः नर व मादा, विशेष तौर पर अगर जंतुओं की बात कर लें, उच्च श्रेणी के जंतुओं की बात कर लें तो उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। पादपों में थोड़ा अपवाद देखने को मिलता है कि जो विकसित पादप है उसमें नर और मादा जन्मांग एक ही पादप पर प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य बात करें, समस्त जीवों के लिए बात करें तो नर और मादा अलग अलग प्राणी के रूप में व्यवहार करते हैं, है ना? अलग अलग प्राणी होते हैं। तो यहां पर हम वही कंसेप्ट समझेंगे कि लैंगिक जनन में आखिर होता क्या है। तो पहली बात तो आप यही रखोगे कि भाई लैंगिक जनन में नर और मादा अलग अलग होते हैं, एकल जीव नहीं है। जैसा आपने अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा था कि एकल जीव है, नर और मादा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। यहां पर यहां नर मादा जैसा कंसेप्ट होगा, नर अलग होगा, मादा अलग होगा। इन कभी कभी कुछ पादपों में नर और मादा अलग अलग नहीं होंगे बल्कि एक ही पादप होगा, वो नर की तरह भी व्यवहार करेगा और मादा की तरह भी व्यवहार करेगा। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन सामान्य स्थितियों में नर व मादा, देखिए लैंगिक जनन में नर व मादा अलग अलग होते हैं और नर में नर जन्मांग व मादा में मादा जन्मांग उपस्थित होते हैं। ये बात भी आप जानते हो। ये हम सामान्य जीवों की बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ अपवाद हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नर में नर जन्नांगों द्वारा नर युग्मक वो मादा में मादा जन्नांगों द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। बिल्कुल नर में जैसे अगर अपन विकसित जीवों की बात करें, अब देखिए यार मैं यहां पर शुक्राणु या अंडाणु शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, ना ही मैं यहां पर परागकण और अंडकोशिका शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर शुक्राणु लिख देता हूं तो फिर तो केवल जंतुओं की बात हो गई। और अगर मैं यहां पर परागकण और अंडकोशिका जैसे शब्दों का उपयोग कर लेता हूं तो फिर वो केवल पादपों की बात हो गई। जबकि हम यहां पर जंतु या पादप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर जीवों में जनन डिस्कस कर रहे हैं, है ना? जीवों में जनन डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर सबसे अच्छा शब्द कौन सा है? नर में जो युग्मक बनता है, जो लैंगिक कोशिका, युग्मक को लैंगिक कोशिका भी कह सकते हैं। तो नर में जो लैंगिक कोशिका बनती है वो नर युग्मक और मादा में जो लैंगिक कोशिका बनती है उसको मादा युग्मक ही हम यहां पर कहेंगे। शुक्राणु या अंडाणु हम यहां पर नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर समस्त जीवों की यहां पर बात चल रही है, चाहे वो सरल बहुकोशिकीय जीव हो। सरल बहुकोशिकीय से तात्पर्य निम्न श्रेणी के जंतु, जैसे मान लीजिए केचुआ हमने कल पढ़ा था, एस्करिस हमने कल पढ़ा था, फीताकर्मी हमने कल पढ़ा था, है ना? और
विकसित जंतु भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी तक समस्त जंतुओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इसलिए यहां पर मैं पर्टिकुलर किसी युग्मक का नाम नहीं लूंगा, बल्कि मैं नर युग्मक और मादा युग्मक ही बोलूंगा। तो नर में नर जन्नांगों द्वारा नर युग्मक, चाहे वो पादप है चाहे वो जंतु है, और मादा में मादा जन्नांगों द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये तो निर्माण हो गया। अब निर्माण होने के बाद क्या होगा भाई? निर्माण होने के बाद नर युग्मक पहुंचेगा मादा युग्मक के पास, पहले पहुंचेगा, ऐसा थोड़ी डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन कर देगा। अरे भाई नर के अंदर है नर युग्मक, तो नर युग्मक कहां है? जो नर युग्मक बना है ना वो कहां है? नर के अंदर। और मादा युग्मक कहां है? मादा युग्मक है मादा के अंदर। तो अभी तो बना है ना, तो नर युग्मक तो नर में बना है, मादा युग्मक मादा में बना है। तो अब डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन थोड़ी हो जाएगा। पहले नर युग्मक कहां पहुंचेगा? नर युग्मक नर से कहां पहुंचेगा? मादा तक पहुंचेगा, तो स्थानांतरण होगा। और यहां जब पहुंच जाएगा तो यहां पहुंचने के बाद क्या कर देगा? अंड कोशिका को या मादा युग्मक को क्या कर देगा? निषेचित कर देगा। तो इस प्रकार से नर युग्मक मादा युग्मक को क्या कर देगा? निषेचित कर देगा। आ रही है बात समझ में आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नर में नर जन्नांगों द्वारा नर युग्मक और मादा में मादा जन्नांगों द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो जाएगा कि नर युग्मक मादा युग्मक को क्या कर देगा? निषेचित कर देगा। तत्पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन अर्थात निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया अभी कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट निषेचन हो जाएगा, आपको दिमाग में रखना है अभी ये बात, फिर अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी केवल हम कॉमन कंसेप्ट समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है, अभी हमको विस्तार से पढ़ना है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं बनते निषेचन हो गया। तत्पश्चात, हालांकि निषेचन की घटना होगी, तत्पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन अर्थात निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनेगा, लेकिन उसके पहले नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचना होगा। ये प्रोसीजर भी होगा, जैसे आप पाठ्यों में नहीं पढ़ते क्या? परागकण बनता है और वो अंड कोशिका तक पहुंचता है, तो उसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ता है? परागण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परागण करना पड़ता है। जंतुओं को क्या करना पड़ता है? जंतुओं के अंदर नर और मादा शरीर का संगम होता है, जिसको संभोग की क्रिया कहा जाता है। तो उसके द्वारा जो है नर युग्मक को मादा युग्मक के शरीर मादा के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो पहले स्थानांतरण होगा, उसके बाद निषेचन आएगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन है, इसलिए यहां पर हम निषेचन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा दिमाग में ध्यान रखिएगा, आगे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब युग्मनज बन गया, युग्मनज बन गया। युग्मनज में लगातार क्या होगा? युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप युग्मनज का परिवर्धन होगा। परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट। तो अब युग्मनज में लगातार, मैंने बताया था ना, वृद्धि जहां पर भी होगी कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। वृद्धि जहां पर भी होगी वहां कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। हालांकि कुछ जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं, जो निम्न श्रेणी के सरल जंतु हैं, उनके अंदर युग्मकों का निर्माण भी समसूत्री विभाजन से हो सकता है। युग्मकों का निर्माण भी हो सकता है। ध्यान देना, विशेष ध्यान देना कि कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में या पादपों में समसूत्री विभाजन के द्वारा भी युग्मक बन सकते हैं, लेकिन जनरली जो उच्च श्रेणी के पादप हैं उनमें समसूत्री विभाजन केवल वृद्धि के लिए ही होगा। जैसे यहां पर युग्मनज में समसूत्री विभाजन क्यों हो रहा है? युग्मनज की वृद्धि या उसके परिवर्धन के लिए हो रहा है। अब युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, युग्मनज की कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और युग्मनज किसमें बदल जाएगा? भ्रूण में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? भ्रूण में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब समसूत्री विभाजन पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इतनी ही कर ली तो आप मेरी सिर्फ बात पर ध्यान दोगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दोगे कि पहले जब युग्मक निर्माण की बात हुई थी, मैंने कहा था कि युग्मक निर्माण के लिए हमेशा या मैंने कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन हमेशा युग्मक निर्माण के लिए ही होगा। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि युग्मक निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से ही होगा। देखो, दो अलग अलग बातें हैं। अब आप कहोगे यार ये क्या बात है? आप इसको गौर से देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि अर्धसूत्री विभाजन हमेशा युग्मक निर्माण के लिए होगा, हमेशा युग्मक निर्माण के लिए होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि युग्मक निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से ही होगा। अरे युग्मक निर्माण तो समसूत्री से भी हो सकता है और अर्धसूत्री से भी हो सकता है, मैं बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन जो अर्धसूत्री है ना, वो केवल युग्मक निर्माण ही करेगा, वो वृद्धि नहीं कर सकता। जबकि समसूत्री युग्मक निर्माण भी कर सकता है और वृद्धि भी कर सकता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल युग्मक निर्माण ही करेगा, उससे वृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार के कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन आगे
जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ये बातें आपको और विस्तार से समझ में आएगी। फिलहाल आशा करता हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं, अब देखिए यार, क्या जब बच्चे सामने होते हैं तो उनके एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि उनको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन यहां पता नहीं लग पाता है क्योंकि समझने वाले भी हम ही हैं, समझाने वाले भी हम ही हैं। तो अब फटाफट आप यस लिख के बताइए कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो नो लिखकर भी बताइए, दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे अगर नहीं आ रही है तो। वैसे आ रही होगी बात, एक बार फिर बोल देता हूं कि समसूत्री विभाजन जो है ना, समसूत्री विभाजन यह वृद्धि के लिए भी होता है और कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में इससे युग्मक भी बन सकते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन का उपयोग केवल युग्मक निर्माण के लिए ही होगा। तो अब युग्मक निर्माण तो इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो युग्मक निर्माण समसूत्री से भी हो सकता है, अर्धसूत्री से भी हो सकता है, लेकिन अर्धसूत्री का यूज केवल युग्मक निर्माण के लिए ही हो रहा है, वृद्धि के लिए नहीं हो रहा है। तो ऐसी कुछ बातें बताइए, आ रहा है क्या समझ में? बताओ फटाफट, आ रहा है ना? चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी आवाज से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा आज गले में मुझे खराश महसूस हो रही है। तो आवाज बिल्कुल साफ आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है ना आवाज बिल्कुल साफ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भ्रूण का निर्माण हो गया। अब भ्रूण क्या करेगा? फिर समसूत्री विभाजन हो रहा है ना, तो भ्रूण और समसूत्री विभाजन करेगा, और भ्रूण जो है वो एक अंदर जो है ना, गर्भस्थ शिशु, अगर मान लीजिए जंतु है तो गर्भस्थ शिशु में, और अगर पादप है तो वो एक जो है छोटे से पादप के रूप में डेवलप हो जाएगा, है ना। भ्रूण के लगातार विकास के फलस्वरूप नई संतति की उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से एक नर ने और मादा ने जनन किया और ये संतति उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार का जो कॉमन कंसेप्ट है ना जनन का, ये कॉमन कंसेप्ट क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। आशा करता हूं कि ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं है, पैराग्राफ निकल जाने तो आप नोट्स बना लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए फटाफट, ये लो, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। हाँ, छोटी सी क्लास है आज की, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, बस 15 हद से 20 मिनट की क्लास है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब लैंगिक जनन को वापस वही बातें जो हमने वहां करी है इस ग्राफ के द्वारा समझते हैं, अब जल्दी समझ में आएगी। देखिए, एक नर है, एक मादा है, एक नर सजीव है, एक मादा सजीव है ना। एक नर सजीव है, एक मादा सजीव है। मैंने बताया नर सजीव में क्या होंगे सर? नर जननांग होंगे। मादा सजीव में क्या होंगे? मादा जननांग होंगे। अब बताइए नर जननांगों में क्या होगा सर? नर युग्मक बनेंगे, और मादा जननांगों में मादा युग्मक बनेंगे। दोनों अलग अलग शरीर हैं, यह अलग शरीर है, यह अलग शरीर है। मैंने बताया कल लैंगिकता में कुछ में एक हो सकता है अपवाद स्वरूप, लेकिन 90% में अलग अलग ही होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? मैंने बताया अभी अभी पिछले पैराग्राफ में कि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचेगा। तो ये लीजिए, ये नर युग्मक पहुंचा कहां? मादा युग्मक तक, और दोनों का हो गया संलयन, जिसे निषेचन कहते हैं। क्या बन गया स्टूडेंट? युग्मनज बन गया। ये प्रोसीजर है लैंगिक जनन का, बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है। जो आगे का 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो देखते हो तो चला गया नहीं सर क्या कह रहे हैं, उसको जाने दो। ये बिल्कुल सरल भाषा में समझो आप, है ना। ये युग्मनज बन गया। अब युग्मनज में लगातार क्या होंगे? समसूत्री विभाजन, क्योंकि वृद्धि के लिए हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। यह अलग बात है कि समसूत्री विभाजन कुछ सजीवों में युग्मक निर्माण के लिए हो सकता है, लेकिन समसूत्री विभाजन वृद्धि के लिए हमेशा समसूत्री होगा, वृद्धि के लिए अर्धसूत्री नहीं होगा। यह बात ध्यान में रखना आप। युग्मनज बन गया, युग्मनज से भ्रूण बन गया, लगातार विभाजन हो रहे हैं, और भ्रूण से इस नई संतति का जन्म हो गया। ये लीजिए, ये सजीवों में लैंगिक जनन पूरा हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है ना। अगर आपको वो समसूत्री अर्धसूत्री वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें उस पर विस्तार से बात होनी है, तो आप वहां पर उस बात को समझ जाओगे। फिलहाल आप बताइए, जो स्क्रीन पर लैंगिक जनन का पूरा प्रोसीजर छप गया है, यह लैंगिक जनन का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया है या नहीं आया है? अब स्टूडेंट, चाहे निम्न श्रेणी का जंतु है, चाहे उच्चतम श्रेणी का जंतु है, चाहे पादप है, ठीक है, निम्न श्रेणी का पादप है चाहे उच्च श्रेणी का पादप है, लैंगिक जनन का प्रोसेस यही रहने वाला है, कॉमन कंसेप्ट यही रहने वाला है। कॉमन कंसेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ये अलग बात है कि जब आप पादप पढ़ोगे तो फिर नर सजीव पादप हो जाएगा, जब जंतु पढ़ोगे तो नर सजीव जंतु आ जाएगा, वहां पर नाम आ जाएगा। जैसे मान लो मानव पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर स्त्री आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर शुक्राणु, यहाँ पर अंडाणु आ जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन कॉमन कंसेप्ट यही रहने वाला है। आ गई क्या बात समझ में? चलिए अब इसमें मुझे बताइए कि सबसे मुख्य घटना क्या है। सबसे मुख्य घटना क्या है? पूरा बचा हुआ पाठ यही खत्म कर दूंगा आपका। मुझे मुख्य घटना बताइए, मुख्य घटना कौन सी हो रही है इस जनन में, जिसके नाम पर इसकी परिभाषा दी गई है, निषेचन। कौन सी? निषेचन। ये लीजिए निषेचन। अब निषेचन के आगे 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये लैंगिक जनन की मुख्य घटना जरूर है निषेचन, लेकिन लैंगिक जनन इससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा तो सही, हुआ कि नहीं हुआ लैंगिक जनन पहले ही स्टार्ट? अरे लैंगिक जनन तो पहले ही स्टार्ट हो गया, जब नर और मादा अलग अलग थे ना, तभी स्टार्ट हो गया। नर के अंदर नर युग्मक बना, मादा के अंदर मादा युग्मक बना, और फिर नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचा, उसके बाद हुआ ना निषेचन। यानी लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं ऐसी है जो निषेचन के पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, और उन्हें कहा जाता है निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं पहले आएगी, फिर निषेचन होगा। और ऐसा नहीं है कि निषेचन होते ही लैंगिक जनन हो गया। निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से फिर संतति बनेगी, तब तो लैंगिक जनन पूरा होगा। यानी निषेचन के बाद भी कुछ घटनाएं होती है जिसे कहा जाता है निषेचन पश्च घटनाएं। ये लीजिए लैंगिक जनन की प्रक्रिया। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, और किसी भी एक भाग का आपसे वर्णन पूछ लेगा वो। तो बताइए लैंगिक जनन की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए कितने भागों में बांटा गया है? सर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन, और तीसरा निषेचन पश्च घटनाएं। तो ये था लैंगिक जनन का कॉमन कंसेप्ट। इतना ही मुझे आज आपको समझाना था। ये कॉमन कंसेप्ट आपको लैंगिक जनन का समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में जाना नहीं है, अभी बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट कहते हैं चल मत जाया करो, है ना। एक तो आप लास्ट कहते हैं जो है छोड़ दो, है ना, चैनल को। नहीं अभी नहीं छोड़ना है, अभी रुको आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से आपका शुरू होगा लैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो वहां से आप देखो, वहां का कंसेप्ट यही क्लियर कर दिया अपन ने। लैंगिक जनन की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है स्टूडेंट्स? 3 भागों में। पहला निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर निषेचन, और फिर निषेचन पश्च घटनाएं। तीनों घटनाओं को अलग अलग क्लास में हम डिस्कस करेंगे, फिर चाहे वो क्लास 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की, उससे कोई फर्क। आज की जो कमी है ना वो उसमें पूरी कर लेंगे, लेकिन एक दिन में हम निषेचन पूर्व घटनाएं समझेंगे, दूसरे दिन में निषेचन समझेंगे, और फिर निषेचन पश्च घटनाएं समझेंगे। ये लीजिए आपका लैंगिक जनन भी पूरा, और उसी के साथ ये आपका चैप्टर भी समाप्त। कोई दिक्कत आई क्या यहां तक? नहीं आई ना स्टूडेंट्स? ये तो केवल शुरुआत है, आप बने रहिए। हम बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बस थोड़ा सहयोग आपका बना रहे तो बात कुछ और है ना। यूं तो अकेला भी अक्सर गिरकर संभल सकता हूं मैं, तुम जो, हाँ कौन सा गाना है यार वो, मुझे पूरा तो नहीं आता, पर तुम जो दे दो साथ मेरा है, दुनिया बदल सकता हूं मैं। तो फिलहाल मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। आप जो है चैनल को, अगर वास्तव में आपको लगता है कि यार हम कुछ सीख रहे हैं और इस चैनल पर वास्तव में स्टूडेंट्स के साथ मेहनत हो रही है, तो आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम और अपडेट्स अपने अंदर करेंगे और सुधार करेंगे और मेहनत के साथ वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी, ये भी कर ली। लैंगिक जनन की प्रक्रिया को हम कल आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं क्विक लर्नर्स ऑफ साइंस क्लासेस फॉर यू से। ये क्विक लर्नर्स कौन है? ये क्विक लर्नर्स वो है जो क्लास समाप्त होने के कुछ ही समय बाद हमें नोट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। हमारे जो नंबर आपके पास है व्हाट्सएप नंबर, उनके द्वारा ये हमें जो है अपने जो नोट्स ये मेंटेन कर रहे हैं वो उपलब्ध करवाना शुरू कर देते हैं। तो मिलिए आज के हमारे क्विक लर्नर्स से। कनिका सुमन, कविता धाकर, नंद किशोर, लड़कों में 2 ही लड़कों ने बाजी मारी है, नंद किशोर और नरेंद्र कुमार। तो भाई आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। आप ऐसे कैसे हैं, ऐसे धीमे मत पड़िए। आप देखो लड़कियां आगे निकल गई।
कनिका सुमन, कविता धाकर, नंद किशोर, निशा धाकर, तृप्ति, नंदिनी श्रृंगी, अनुजा शर्मा, अंजलि धाकर, उषा धाकर, नरेंद्र कुमार। तो ये हमारे क्विक लर्नर्स हैं जिन्होंने हमें कुछ ही समय में सेम डे में जो हमने पढ़ाया उनके नोट्स मेंटेन किए और उपलब्ध करवाए। तो बिल्कुल आप भी मेहनत कीजिए और अगर आप भी आज जो पढ़ाया है अब तक के नोट्स हमें रात्रि 8 बजे के पहले सेंड करते हैं तो आप भी हमारे क्विक लर्नर्स में शामिल हो जाओगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं स्टूडेंट्स। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।